मगध के आसमान में एक धुआं छाया हुआ था। यह धुआं किसी जंगल की आग का नहीं था, न ही यह किसी साधारण बस्ती के जलने का संकेत था। यह धुआं था उस राख का जिसने लगातार 3 महीनों तक सूरज की रोशनी को ढक लिया था। जरा सोचिए, कागज और ताड़पत्रों का वह कैसा विशाल पहाड़ रहा होगा जिसने 90 दिनों तक आग की लपटों को जिंदा रखा। उस हवा में उड़ती राख में सिर्फ कार्बन नहीं था, उसमें आर्यभट्ट का शून्य था, सुश्रुत की शल्य चिकित्सा थी और बुद्ध की करुणा थी। वह काला धुआं दरअसल भारत के विश्व गुरु होने के प्रमाण को जला रहा था। लेकिन ये कहानी उस राख के ढेर से शुरू नहीं होती। ये कहानी है उस विचार की जिसने दुनिया को सिखाया कि तलवार की धार से ज्यादा ताकत कलम की स्याही में होती। आज हम उस खंडहर की धूल झाड़ेंगे जिसे दुनिया नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानती है। इतिहास के पन्ने पलटने के लिए हमें आज के शोर शराबे से निकलकर 5वीं सदी के भारत को देखना होगा। ये गुप्त साम्राज्य का द्वार था जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जब यूरोप अंधकार युग के दलदल में फंसा था और वहाँ बीमारी को जादू टोना समझा जाता था। ठीक उसी समय बिहार के राजगीर की पहाड़ियों के पास सम्राट कुमारगुप्त एक अनोखी नींव खोद रहे थे। राजा अक्सर अपनी ताकत दिखाने के लिए किले बनाते हैं, लेकिन कुमारगुप्त एक ऐसा शहर बसा रहे थे जहाँ का राजा कोई इंसान नहीं बल्कि ज्ञान होने वाला था। नालंदा संस्कृत में इसका अर्थ है वह जो कभी न रुकने वाला ज्ञान देता है। कल्पना कीजिए 10 किलोमीटर में फैले एक ऐसे परिसर की जिसकी इमारतें इतनी ऊंची थीं कि उनकी छतें बादलों को छूती महसूस होती थीं। यहाँ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक ही छत के नीचे रहते थे। आज की हार्वर्ड या येल यूनिवर्सिटी भी उस टीचर स्टूडेंट रेशियो का सिर्फ सपना ही देख सकती है। यह उस दौर का गूगल था जहां दुनिया के हर सवाल का जवाब मौजूद था। यहाँ प्रवेश पाना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। मुख्य द्वार पर कोई साधारण गार्ड नहीं बल्कि दुनिया के सबसे विद्वान पंडितों में से एक खड्डा होता था जिसे द्वारपाल कहा जाता था। अंदर जाने के लिए आपको उस द्वारपाल को तर्क और विज्ञान की डिबेट में हराना होता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखते हैं कि 10 में से 8 छात्र इसी दरवाजे से अपनी किस्मत को कोसते हुए वापस लौट जाते थे। जो इस दरवाजे को पार कर जाते उनके लिए दीवार के उस पार एक नई दुनिया थी। वहाँ न कोई जाति थी, न कोई धर्म और न ही अमीरी गरीबी का भेदभाव। एक ही थाली में राजा का बेटा और एक गरीब किसान का बेटा भोजन करते थे। नालंदा सिर्फ एक बौद्ध मठ नहीं था जैसा कि अक्सर बताया जाता है। यहाँ बुद्ध के दर्शन के साथ साथ व्याकरण, लॉजिक, चिकित्सा शास्त्र और यहाँ तक कि नास्तिकता की भी पढ़ाई होती थी। नालंदा का मानना था कि सत्य किसी एक किताब में कैद नहीं है, उसे पाने के लिए हर विचार के सागर में गोता लगाना होगा। यहाँ की दीवारों ने सन्नाटा नहीं बल्कि हमेशा तर्क की गूंज सुनी थी। लेकिन नालंदा का असली खजाना उसकी लाइब्रेरी थी, धर्मगंज। ये 3 गगनचुंबी इमारतों का समूह था, रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि। रत्नोदधि 9 मंजिला इमारत थी जो ज्ञान का एक ऐसा पर्वत था जो बादलों से बातें करता था। यहाँ लाखों पांडुलिपियां चंदन की लकड़ी के बक्सों में सुरक्षित थी। यह मानव सभ्यता का बैकअप ड्राइव था। अगर पूरी दुनिया नष्ट हो जाती और सिर्फ नालंदा बच जाता तो इंसानियत फिर से खड़ी हो सकती थी। लेकिन यही शक्ति नालंदा की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। रोशनी जितनी तेज होती है, परछाई उतनी ही गहरी होती है। 7वीं सदी के बाद भारत का राजनीतिक ढांचा कमजोर होने लगा था। पश्चिम से धूल का एक बवंडर उठ रहा था, तुर्क आक्रमणकारी। उनके लिए नालंदा के खुले विचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक खतरा थे। और फिर प्रवेश होता है उस आदमी का जिसका नाम इतिहास में कालिक से लिखा गया, बख्तियार खिलजी। खिलजी कोई महान योद्धा नहीं बल्कि एक हताश सिपासालार था जिसे कई शासकों ने सेना में लेने से मना कर दिया था। इसी अपमान की आग ने उसे और भी क्रूर बना दिया था। लेकिन नालंदा का विनाश किसी बड़ी युद्ध रणनीति का नहीं बल्कि एक घायल अहंकार का परिणाम था। किस्सा कुछ यूं है कि साल 1193 के आसपास खिलजी एक ऐसी बीमारी से घिर गया जिसका इलाज उसके शाही हकीम नहीं कर पाए। जब वह मौत के मुहाने पर था तब उसे नालंदा के आयुर्वेद प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र के बारे में बताया गया। खिलजी का अहंकार उसे एक काफिर से इलाज कराने की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन मौत के डर ने उसे मजबूर कर दिया। उसने आचार्य के सामने एक पागलपन भरी शर्त रखी। वह कोई दवा नहीं खाएगा लेकिन उसे ठीक होना होगा। आचार्य ने मुस्कुराकर उसकी शर्त मान ली और उसे रोज कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने की सलाह दी। चमत्कार हुआ और खिलजी 1 हफ्ते में ठीक हो गया। सच तो यह था कि आचार्य ने कुरान के पन्नों के कोनों पर एक अदृश्य औषधि का लेप लगा दिया था। खिलजी जब पन्ने पलटने के लिए उंगली को जीभ से लगाता, दवा उसके शरीर में चली जाती। जान तो बच गई, लेकिन खिलजी के मन में कृतज्ञता की जगह गहरी जलन पैदा हो गई। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक भारतीय शिक्षक का ज्ञान उसके हकीमों से बेहतर कैसे हो सकता है। उसने तय किया कि वह उस जड़ को ही उखाड़ फेंकेगा जहां से यह ज्ञान पैदा होता है। उसने नालंदा को मिटाने का फैसला लिया। अगली सुबह मगध के लिए प्रलय लेकर आई। हजारों घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट नालंदा के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। वहां कोई सेना नहीं थी,
सिर्फ निहत्थे छात्र थे जिनके हाथों में कलम और किताबें थीं। वह युद्ध नहीं बल्कि एक तरफा कत्लेआम था। हजारों भिक्षुओं के सिर ऐसे काटे गए जैसे कोई किसान फसल काटता है। नालंदा की सफेद फर्श खून से लाल हो गई। खिलजी का मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं बल्कि उस आत्मा को मारना था जो भारत को जिंदा रखे हुए थी। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, जला दो इसे। 9 लाख किताबें जलने लगीं। वह आग इतनी भीषण थी कि आसपास के गांवों में 3 महीनों तक काली राख गिरती रही, जिसे लोग काली बर्फ कहने लगे थे। उस आग में आर्यभट्ट का वह गणित जल रहा था जो शायद न्यूटन से सदियों पहले गुरुत्वाकर्षण को समझ चुका था। उस दिन हम अपनी विरासत को धुआं बनते देख रहे थे। नालंदा अब एक विश्वविद्यालय नहीं, एक श्मशान बन चुका था। 600 साल तक वहाँ सन्नाटा रहा। वहाँ जंगल उग गए और लोग उन टीलों को भूतों का डेरा मानकर डरने लगे। लेकिन सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। 19वीं सदी में एक अंग्रेज पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम एक पुरानी चीनी किताब के नक्शों का पीछा करते हुए उस टीले तक पहुंचा। खुदाई शुरू हुई और एक विशाल शहर बाहर आने लगा। पूरी दुनिया चौंक गई जब उन्हें पता चला कि जब यूरोप के लोग गुफाओं में रह रहे थे तब भारत में बहुमंजिला इमारतें और ड्रेनेज सिस्टम था। खुदाई में मिली जली हुई चावल की बोरियां आज भी उस हमले की गवाही देती हैं। खिलजी ने सोचा था कि उसने कहानी खत्म कर दी है, लेकिन वह एक बात भूल गया, किताबें जलाई जा सकती हैं पर विचार नहीं। 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक सपना देखा, नालंदा को फिर से जीवित करने का। उन्होंने कहा कि नालंदा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ज्ञान की वह प्यास है जिसे वापस लाना होगा। साल 2014 में राजगीर की पहाड़ियों के बीच एक नया नालंदा विश्वविद्यालय खड़ा हुआ। यह पुराने नालंदा की नकल नहीं बल्कि उसका नया अवतार है। आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारे पास गूगल पर जानकारी का पहाड़ है, लेकिन क्या हमारे पास ज्ञान है? पुराना नालंदा इसलिए महान नहीं था कि उसने रट्टा मारना सिखाया, बल्कि इसलिए महान था क्योंकि उसने तर्क और करुणा का संतुलन सिखाया। आज भी खिलजी की मानसिकता मरी नहीं है, वह आज भी नफरत और असहिष्णुता के रूप में हमारे बीच मौजूद है। नालंदा का खंडहर आज भी एक चेतावनी की तरह खड़ा है कि सभ्यताओं को बनाने में सदियां लगती हैं, लेकिन उन्हें मिटाने के लिए एक पागल आदमी और एक माचिस काफी है। राख में दबी वह चिंगारी अब फिर से एक मशाल बन चुकी है और अब ये फैसला हमें करना है कि हम इस रोशनी को आगे ले जाएंगे या फिर से बुझने देंगे। याद रखिए, असली नालंदा ईंट गाड़े की इमारत में नहीं बल्कि आपके खुले दिमाग में बसता है।